नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों में उपचुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से 37 सीटें लोकसभा की जीतने के बाद यूपी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं राजनीति में। ऐसे में अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर। और उपचुनाव जो कि 10 सीटों पर होने हैं, उसमें अब करहल की विधानसभा सीट जो है उसमें कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का नाम समाजवादी पार्टी लेती हुई नजर आ रही कि अगर समाजवादी पार्टी में अपर्णा की वापसी यहां पर हो जाती है तो क्या अखिलेश यादव वाकई यहां पर उनको मौका देंगे, करहल की विधानसभा से चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि यहाँ पर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, जिम्मेदारी दी भी जाती है तो मैनपुरी लोकसभा से उनको लड़वाने की बात की जाती है, जिसमें कि डिंपल यादव कैसरगंज या रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने किसी कारणवश उनको मना कर दिया दोनों जगहों से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैनपुरी से चुनाव लड़वाने की बात यहाँ पर सामने निकल कर आई और मैनपुरी से सपा की तरफ से चुनाव लड़ रही थी डिंपल यादव। तो डिंपल यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी उनको उसके बाद कोई मौका नहीं देती है, कोई नाम भी नहीं लेती है उनका लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद परिणाम जो आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं आते, समाजवादी पार्टी के समर्थन में आते, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के यानी कि माफ कीजिएगा विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से टक्कर होती हुई देखी जा सकती है। क्या चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहां पर नगीना की सीट से जीत दर्ज करते हुए नजर आए, सांसद बनते हुए नजर आए, और मायावती जो कि इतनी जोर आजमाइश करने के बावजूद यहां पर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई लोकसभा चुनाव में, तो क्या इन तमाम राजनेताओं या इनकी पार्टियों को यहां पर कोई बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ सकती है? क्या कुछ यहां पर समीकरण रहने वाला है, उस पर तमाम चर्चा करेंगे। शालिनी हमारे साथ मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव को लेकर यूपी में सियासत गर्माती हुई जा रही है, अब ऐसे में अपर्णा यादव की अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में वापसी होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, यहां तक कि डिंपल यादव और परिवार के तमाम यहां पर लोग यहां संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव वापसी करती हुई देखी जा सकती हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई मौका नहीं दिया या यूं कहें कि 2 साल से कार्यकर्ता की भूमिका में छोड़ दिया, तो ऐसे में क्या अपर्णा यादव अब परेशान हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के रवैये से? क्या वो दोबारा से घर वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं? क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, यहाँ पर यही कह सकते हैं कि अपर्णा यादव अभी भी इंतज़ार कर रही हैं। वो आपको बता दें कि लगातार अपर्णा यादव 2 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं और इंतज़ार कर रही थी लोकसभा चुनाव का कि लोकसभा चुनाव आएंगे और उन्हें वहाँ से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें किसी न किसी सीट पर टिकट ज़रूर सौंपा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें किसी भी सीट पर टिकट नहीं मिला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी से वो अपर्णा यादव को मैदान में उतारना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार कर देती हैं कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। अब ऐसे में मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में थी, अपर्णा यादव उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर जाती तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके, लेकिन अपर्णा यादव ने उनकी जो रणनीति थी उस पर पानी फेर दिया। अब यही वजह कह सकते हैं कि इसी वजह के कारण यहाँ अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो भरोसा नहीं जता पाई, जिसके बाद ना ही उन्हें रायबरेली से टिकट दिया गया, ना ही उन्हें कैसरगंज से टिकट दिया गया। सिर्फ अपर्णा यादव इंतजार ही करती रह गई। इसलिए बीते चुनाव में अगर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर अपर्णा यादव चुनाव प्रचार में इतना सक्रिय नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही चुनाव प्रचार ज़्यादा करती हुई भी दिखाई दी। तो यही कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि जो उपचुनाव होंगे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर टिकट सौंप सकती है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान जो है वो सामने आता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव को उतार सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा है। लेकिन मनीष यही कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में यहाँ अपर्णा यादव को टिकट नहीं देती है तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती हैं और समाजवादी पार्टी की ओर अपने कदम जो हैं वो बढ़ाती दिखाई दे सकती हैं। जी,
तो अपर्णा यादव को अगर मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं और समाजवादी पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर देती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन उसके बाद महज एक बयान के कारण उनकी पार्टी यहाँ पर बिखरती हुई नजर आई, दो गुटों में बंटती हुई नजर आई। तो अब क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से वो बयान दिए उसके बाद पार्टी को एक भी सीट नहीं हासिल होना, क्या ये एक वीक पॉइंट था समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए? तो ऐसे में अब क्या कुछ यहाँ पर देखा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में शालिनी, जिस तरीके से मायावती भी ऐलान कर चुकी हैं और पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि मायावती उपचुनाव में यहाँ पर भाग लेती हुई नजर आ रही हैं या भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या इन 10 सीटों पर मायावती के प्रत्याशी उतरने से या आकाश आनंद की वापसी होने से यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? पार्टी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करने में कामयाब होगी? क्या मायावती जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी हैं, अब उस करारी हार की क्षतिपूर्ति के लिए यहां पर कुछ सीटें उनके पाले में आती भी दिखाई देंगी शालिनी? मनीष, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आकाश आनंद की अगर वापसी हुई है तो बहुजन समाज पार्टी को उनकी ज़रूरत थी भी, क्योंकि जिस प्रकार से मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच ही आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर उन्हें दोनों ही महत्वपूर्ण पदों से, उत्तराधिकारी पद से, कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था, तो कहीं ना कहीं मायावती को भी इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय गलत था। और आकाश आनंद अगर उस समय भी लोकसभा चुनाव के मैदान में बने रहते या उन्हें नहीं हटाया जाता तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर जीत हासिल कर सकती थी, क्योंकि युवा जो चेहरे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के भाषणों को, आकाश आनंद को पसंद कर रही थी। ऐसे में मायावती का उस बीच ये निर्णय आना और उन्हें दोनों ही पदों से हटा देना कहीं ना कहीं ये मायावती की सबसे बड़ी गलती रही, जिससे वो आज बिल्कुल ही पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अब मायावती को अपनी उस गलती का एहसास हुआ है और जिसके बाद एक बार फिर से आकाश आनंद को उनके दोनों महत्वपूर्ण पदों पर बहाल कर दिया गया है। अब आकाश आनंद ने वापसी कर ली है तो स्टार प्रचारकों की सूची जो है उसमें उनका नाम शामिल कर दिया गया है। अब यही देखना होगा कि अगर उपचुनाव में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से आकाश आनंद को किसी महत्वपूर्ण सीट पर अगर उतार दिया जाता है यहाँ पर, तो आकाश आनंद उस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकाश आनंद मायावती के चेहरे पर नहीं, वो अपने खुद के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। तो ये कह सकते हैं कि आकाश आनंद की वापसी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी थी उस मुकाम तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में आकाश आनंद को यहाँ यही कह सकते हैं कि मायावती को किसी ना किसी महत्वपूर्ण सीट पर, या ये कह लें कि करहल की सीट पर ही अपर्णा यहाँ पर माफ़ कीजिएगा कि आकाश आनंद को उतार देना चाहिए। इससे ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी है उसको फ़ायदा होगा और मायावती की जो पार्टी गर्द में जा रही है वो उभरती हुई दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर शालिनी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर मायावती की पार्टी का वर्चस्व जो है वो कम होता हुआ नजर आया और आकाश आनंद की वापसी से अब कहीं ना कहीं वो वर्चस्व वापस लौटता हुआ नजर आ सकता है। और करहल की विधानसभा सीट से अगर चुनाव लड़वाती हैं तो यहाँ पर परिणाम जो है काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं। जिस तरीके से अपर्णा यादव की अगर वापसी होने के यहाँ पर आसार नजर आते हैं तो अखिलेश यादव भी ऐलान कर चुके हैं कि अपर्णा को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, और अगर अपर्णा और आकाश आनंद साथ में आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं एक दूसरे के, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर शालिनी देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान से ही यहाँ पर मायावती से समर्थन के लिए बोलते रहे, और या यूं कहें कि मायावती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर बोलते रहे, लेकिन मायावती उस वक्त राजी नहीं हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत जो लोकसभा चुनाव में हासिल करी है, उसके बाद अब जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या यहाँ पर समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं? यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और बसपा का एक बार दोबारा से विलय होता हुआ नजर आ सकता है? क्या मायावती अखिलेश के साथ चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, 37 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी पछाड़ देती है, तो ऐसे में अब क्या अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने में मायावती को कुछ फायदा नजर आता है, तो दिख सकता है? देखिए मनीष, जिस प्रकार से देखा गया कि यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में उभरती हुई दिखाई दी है, ऐसे में मायावती को इस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए, उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ अगर वो जाती हैं समर्थन में तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता दिखाई देगा। क्योंकि मायावती का ये कहना था कि अगर वो किसी के साथ गठबंधन में होती तो उनकी पार्टी को उतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये कहना उनका बिल्कुल ही गलत है,
क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया कि जब वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी तो वह 10 सीटें जो है वो हासिल करती दिखाई दी थी, लेकिन अब वो जब अकेली मैदान में उतरी तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये रहा कि वो हारती हुई दिखाई दी। एक भी सीट पर उनकी जो जीत है वो हासिल नहीं हो पाई। तो ऐसे में मायावती को इस पर ज़रूर सोच विचार करना चाहिए और उन्हें इंडिया गठबंधन में जाकर शामिल हो जाना चाहिए। तभी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो लगातार हार की कगार पर पहुँच रही है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उभरती हुई दिखाई देगी। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरती हुई दिखाई दी है, ऐसे ही एक समय आएगा जब बहुजन समाज पार्टी भी फिर से सत्ता पर काबिज होती भी दिखाई दे सकती है। तो अब बहुजन समाज पार्टी को यानी कि मायावती को अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लेना चाहिए, अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि दोनों ही एक साथ जब मैदान में उतरे थे तो कुछ सीटें निकालने में यहाँ से कामयाब रहे थे। और ऐसे में अगर मायावती लोकसभा चुनाव में ही ये डिसीजन ले लेती अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने का, तो कहीं ना कहीं परिणाम थोड़े से बदलाव वाले हो सकते थे। लेकिन अब देखा जा सकता है जिस तरीके से बड़ी हार यहाँ पर मायावती को झेलनी पड़ी है, तो अखिलेश यादव का अगर साथ उपचुनाव में यहां पर पकड़ लेती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें कुछ निकलने में यहां से कामयाब हो सकती हैं। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से यूपी में अपनी विरासत को वापस लौटा सकती है। अब ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में परिणाम बदलते हुए नजर आते हैं, क्या समीकरण बदलते नजर आते हैं, क्या मायावती वाकई अखिलेश की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी या फिर दोबारा से अकेले चुनाव लड़ने की यहां पर रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।